हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको एमडीयू का मैथ का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं, जो कि आपका फरवरी 2022 में आ रखा है। देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि एमडीयू में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर उन्हीं उन्हीं के जैसा पैटर्न आता है अगले साल, है ना। तो दिसंबर के लिए जो बच्चा दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहा है सेमेस्टर 1 का बीकॉम एमडीयू से, उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कोई क्वेश्चन तो इसमें से फंसेगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, इसमें जो पहले क्वेश्चन आते हैं वो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन कंपेरेबल सेट्स विद एग्जाम्पल। देखिए, कंपेरेबल सेट्स क्या होते हैं, जिनको कंपेयर किया जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको दोनों चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि कंपेरेबल सेट्स क्या होते हैं और नॉन कंपेरेबल सेट्स क्या होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, कंपेरेबल का मतलब क्या हो गया, टू सेट्स आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ़ देयर एग्जिस्ट अ वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन देयर एलिमेंट। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए आपके पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। अब सेट ए में से जो वन का कंपैरिजन है वो ए से होगा, टू का कंपैरिजन बी से होगा और थ्री का कंपैरिजन सी से होगा। बट नॉन कंपेरेबल सेट्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे कि सी और डी हमें दो सेट हैं, यहाँ पर वन का कंपैरिजन आप वन ए से कर दोगे, टू का कंपैरिजन बी से कर दोगे, बट थ्री के लिए कोई कंपैरिजन के लिए नहीं है। तो इसलिए कहते हैं इसे नॉन कंपेरेबल सेट्स। ठीक है, और जो कंपेयर हो जाते हैं उनको कहते हैं कंपेरेबल सेट्स। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, दोनों से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है ना, इस बार एग्जाम में कंपेरेबल आ गया, क्या पता अगले एग्जाम में नॉन कंपेरेबल के बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है ना। तो नॉन कंपेरेबल क्या हो गया, जो कि वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट के साथ कंपैरिजन जिनका नहीं हो पाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन है इवैल्यूएशन का, इवैल्यूएट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट करना है 81 अपॉन में 256 की पावर -5/4। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, छोटी छोटी बातें याद रखनी है। जब यहाँ पर माइनस होता है तो आप क्या करते हो, इसमें ये पावर नेगेटिव में आ जाती है। मतलब अगर कुछ ऐसा होता है कि a की पावर -1 होता है तो उसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में a, है ना। अगर ये होता a की पावर -2 तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में a²। तो इसी तरीके से ये वैल्यू है, दो वैल्यू हैं आपके पास, है ना। अगर यहाँ पर दो वैल्यू आ जाती ना, a अपॉन b की पावर -2, तो इसको लिख सकते थे, इसे उल्टा कर देते हैं ना, क्योंकि 1 अपॉन करते, 1 अपॉन a अपॉन b करते तो b ऊपर पहुँच जाता, तो ये हो जाता b अपॉन a, यानी कि उल्टा करके स्क्वायर लगा देते। तो ऐसे ही इसमें भी करेंगे, इसको लिख देंगे 256 अपॉन में 81 और उसी की पावर 5/4। बस माइनस को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, इनको इंटरचेंज कर दिया, है ना। अब अगला क्या है, अगले में क्या कर सकते हैं कि 256, ये देखते हैं कि यहाँ पर जो पावर होती है ना, वैल्यू होती है 4 है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर वैल्यू है 4। अब आपको देखना होगा कि 256 किसकी पावर 4 होता है, तो 4 की पावर 4 होता है, और 81 किसकी पावर 4 होता है, 3 की पावर 4 होता है ना। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब 5 अपॉन में 4, अब देखिए 4 दोनों पे है तो वो बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 4 अपॉन 3 और उसकी पावर क्या हो जाएगी 4, और मल्टीप्लाई में 5/4, ये कट जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, 4 की पावर 5 और 3 की पावर 5। 4 की पावर 5 क्या होती है, अब 4 की पावर 5 क्या होती है, इसका मतलब 4 को आप 5 बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और ऐसे ही 3 को भी 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आप निकाल लेना, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब ये 4 बार तक तो 256 आ रहा था, तो 256 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 1024 डिवाइड बाय ये 81 आ रहा था, 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 243। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना आप, यही फॉर्मूले याद रखना है। क्वेश्चन तो आप एक बार समझ लोगे, क्वेश्चन तो अलग आने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए बस फॉर्मूले याद रखें, क्वेश्चन तो आपका नया नया चेंज होता ही जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड में 8 की पावर -2 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3/4 और उसकी होल पावर -2/3 दे रखी है। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि आप इस वैल्यू को सॉल्व करो, अंदर की वैल्यू को, है ना। 8 की पावर -2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8 की पावर 2। अब ये भी बताया था, a की पावर -2 है तो इसको लिख सकते हैं 1/a का स्क्वायर। इस तरीके से 9 की पावर 3/4 इसको एज इट इज रहने दो, -2/3 पावर, ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं 9 की पावर 3/4 और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा और 2 पावर पहले से ही है तो ये हो जाएगा -2/3। अब यहाँ माइनस है तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से चेंज कर दिया था। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 की पावर 3 × 2 अपॉन में 9 की पावर 3/4 और वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ना डिनोमिनेटर में 3 है और 3 इनके पास भी है तो 3 इन दोनों में से कॉमन ले लिया जाएगा। तो जब कॉमन लिया जाएगा तो इधर बचेगा 2 की पावर 2 और इधर बचेगा 9 की पावर 1/4। इस तरीके से 3 बाहर आ जाएगा और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो 2 है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर के साथ भी 2 है और डिनोमिनेटर के साथ भी 2 है। तो इसे ऐसे लिख दिया जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 2, ऐसे ही 9 की पावर 1/4 और मल्टीप्लाई में 2, इससे ही कट जाएगा 2 बार में। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 4 और ये वैल्यू आ जाएगी 9 की पावर हाफ। 9 की पावर हाफ का मतलब है 9 का रूट। तो 9 का रूट क्या होता है भाई, 9 का रूट होता है आपका 3, तो ये हो जाएगा 16/3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बस आपको 2-4 वैल्यू 2-4 फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है, अब इसमें लॉग की वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। लॉग के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इक्वल टू में x, है ना। अब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए लॉग के आपके पास 3-4 फॉर्मूले होते हैं, उन्हें याद रखना है आपको कि log m माइनस log n होता है तो माइनस होने पर ये डिवाइड में आ जाते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई प्लस होता है तो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, इस तरीके से। और अगर आगे की तरफ वैल्यू होती है तो ये पावर चली जाती है, यानी कि log n की पावर m हो जाता है ना। अब ध्यान रखना, इनको ये लिख सकते हैं और इनको भी ये लिख सकते हैं, है ना। अब क्या है कि यहाँ पर आपके पास log बेस है, ये 9, इसे कहते हैं बेस, ठीक है, ये बेस है। log बेस 9 27√3। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, बेस को हमेशा सबसे पहले आप नीचे लिख दीजिए, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको log 9, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये log 9 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा log 27√3 इक्वल टू में x log 9, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको यहाँ थीटा की जगह सेम वैल्यू रखनी है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 27√3 है। अब 27√3 को 3 में कन्वर्ट कर दो, जैसे कि 27√3 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और ये तो √3 है ही। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, देखो इधर 3 है और इधर है हाफ। बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाती है, प्लस, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 + 1/2, यानी कि आपका हो जाएगा 3 की पावर 6 + 1/2, यानी कि 3 की पावर 7/2। तो आप इधर इस पूरे की जगह लिख सकते हो log 3 की पावर 7/2, ठीक है, इस तरीके से। और इधर log 3 की पावर 2 लिख सकते हो, इसे सिंपल। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये वाला कंसेप्ट लग जाएगा m log n, है ना, इधर लगेगा। इधर कैसे लगेगा, log 3 की पावर 7/2 है इक्वल टू, ये आगे की तरफ मल्टीप्लाई में तो ये पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log 3 की पावर 2x, साथ में x आ जाएगा, है ना। log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 की पावर 7/2
और 3 की पावर 2x। अब जब बेस सेम होता है, बेस सेम है तो इसका मतलब क्या है कि कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर बोथ साइड। अब क्या होगा कि 3 से 3 हट जाएगा, बेस हट जाएगा तो पावर क्या रह जाएगी, सेम। तो 7/2 इक्वल टू में 2x, इस तरीके से हो जाता है। तो 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7/4 इक्वल टू में x। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 7/4। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। देखिए सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के ही हैं, ठीक है, बट 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर में पास होने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है इन हाउ मेनी वेज, परमुटेशन का आ गया ये, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 डिफरेंट रिंग्स। आपके पास 6 प्रकार की रिंग्स हैं, ठीक है, ये 6 प्रकार की आपके पास रिंग्स आ गई, ठीक है। कैन बी वॉन ऑन द 4 फिंगर्स ऑफ अ हैंड। तो बोल रहा है कि किस प्रकार से वो पहनाई जाएंगी अंगुलियों में, और उसके नंबर ऑफ वेज बताइए। हाउ मैनी नंबर ऑफ वेज, ठीक है, वेज बताने। अब देखिए हमारे पास जो फिंगर होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 5 होती हैं, है ना, सिंपल बात है, तो सबको ही पता है। ये लो हमने बना दिए एक हाथ। अब क्या करना है कि अब हमें क्या करना है कि इस वाली फिंगर को, फर्स्ट वाली ए बी नाम दे देते हैं, ठीक है ना, ABCDEF। अब इस ए वाली को इस वाली फिंगर में हम पहनाएंगे एक तरीका, फिर इस ए वाली को सेकंड वाली में पहनाएंगे 2 तरीका, फिर इसी को थर्ड वाली में पहनाएंगे 3 तरीके, इसी को इसमें पहना के देखेंगे 4 तरीके। मतलब पहली वाली के नंबर ऑफ वेज क्या है ना, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ए रिंग, पहले वाली रिंग के क्या है नंबर ऑफ वेज 4, है ना। ऐसे ही नंबर ऑफ वेज ऑफ रिंग बी, ऐसे सबके कितने कितने होंगे, 4 ही होंगे। क्योंकि हमें क्या करना है कि सिर्फ फिंगर्स में पहना के देखनी है, इसमें नहीं देखना, ठीक है ना, थंब में नहीं देखना। तो फिंगर्स में पहना के देखने, तो हर किसी के लिए हमारे पास क्या होंगे, 4 वेज होंगे। ऐसे सबके लिए, यानी कि सी के लिए भी 4, डी के लिए भी 4, ई के लिए भी 4 और एफ के लिए भी 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएंगे हमारे पास 4 इंटू कितनी बार कर देना है हमें, 6 बार, है ना, 4 इंटू 4 ऐसे 6 बार कर देंगे। 4 को अगर 6 से मल्टीप्लाई 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 4096। तो आपके पास टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 4096 वेज हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ट्रिकी का भी था, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम किसी फॉर्मूले से नहीं कर सकते, इसी तरीके से करना होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। देखिए क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। अब इसमें फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी है आपको, जबकि आपको एक जनरल फॉर्म दे रखा है। जनरल फॉर्म दे रखी है TN इक्वल टू में TN-1 अपॉन में N। ये नीचे की तरफ ही है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ ही है, जिसमें आपको N की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रखनी है, और T1 की वैल्यू आपको दे रखी है -1। तो T1 को हम फर्स्ट टर्म कह रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालें, तो T1 तो है हमारे पास -1, तो T2 को निकालने के लिए N की जगह पर हमने क्या रख दिया, 2, तो यहाँ पर भी N की जगह पर 2 रख देंगे, तो 2 - 1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2। तो T1 क्या था हमारे पास, -1, और ये होगी T2 की वैल्यू होगी -1/2। ऐसे ही T3, तो यहाँ पर N की जगह हम 3 रख देंगे, और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा T2 अपॉन में 3। तो T2 क्या है हमारे पास, -1/2 और अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा आपके पास -1/6, ठीक है ना, ये 2 नीचे आ जाता है। ऐसे T4 -1 अपॉन में 4, तो T3 अपॉन में 4, T3 है 1/6 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा -1/24। ऐसे T5 -1 अपॉन में 5 इक्वल टू में T4 अपॉन में 5, T4 है -1/24 और अपॉन में 5, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में 128।
120 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पांचों टर्म्स निकाल ली। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर डी तो हो गया हमारा, ई भी हो गया, एफ, क्वेश्चन नंबर एफ क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, द नंबर ऑफ दिस आर इन जीपी। देखिए जीपी क्या होता है, जीपी के अंदर हमारे पास अगर कोई टर्म, 3 टर्म्स जीपी के अंदर हैं, तो उन टर्म्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है बी स्क्वायर इक्वल टू में ए सी, यानी कि इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, 3 वैल्यू हैं, -2/7 x और -7/2। अब इसमें ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा, तो इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा कि बी स्क्वायर इक्वल टू में ए सी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि वो जीपी में है तो x की वैल्यू बताइए, तो जीपी में है तो ये फॉर्मूला तो अप्लाई हो जाएगा उसमें। ठीक है, अब b का मतलब क्या है, x का स्क्वायर, a का मतलब है -2/7 और c का मतलब है -7/2। ये कट जाएगा इससे और ये इससे कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर लाइक बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब देखिए 2 नंबर से बहुत क्वेश्चन आ गया आपके पास, है ना, काफ़ी नंबर, आप काफ़ी मार्क्स कवर कर सकते हैं इनसे। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जी, इसमें कह रहा है डिफाइन पाई चार्ट, पाई चार्ट को डिफाइन करिए। अब देखिए पाई चार्ट क्या होता है, द पाई चार्ट इज आल्सो नोन एज अ सर्कल चार्ट। इस पाई चार्ट को हम सर्कल चार्ट भी कहते हैं। डिवाइडिंग द सर्कुलर स्टैटिकल ग्राफिक्स इनटू सेक्टर्स, ये क्या कर देता है कि हर चीज़ को सेक्टर्स में डिवाइड कर दे, यानी कि सेक्टर का मतलब होता है एरिया पार्ट्स में, है ना। सेक्शन में या सेक्टर में क्या कर दिया उसने डिवाइड, जैसे कि फुटबॉल को, ये फुटबॉल है इधर बांट दिया, बास्केटबॉल को इसमें बांट दिया, हॉकी को इधर बांट दिया, ऐसे क्रिकेट को इसमें बांट दिया और बैडमिंटन को ये बांट दिया, तो ये हर प्रकार के सेक्शन में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। टू इलस्ट्रेट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई हमारे पास इतनी इतनी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। ईच सेक्टर डिनोट अ प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ होल, तो हर एक सेक्टर जो है पूरे का एक प्रोपोर्शनेट पार्ट होता है। प्रोपोर्शनेट पार्ट का मतलब क्या है, जैसे मान चलिए ये हमारे पास 1/4 नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, 1/4 का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान के चलिए टोटल पर्सन है हमारे पास 100, तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25, तो यानी कि इसका मतलब है इसमें कितने पर्सन होंगे, 25 लोग होंगे। ठीक है ना, 25 लोग इसमें फुटबॉल को खेल रहे होंगे। ठीक है, तो पाई चार्ट इस प्रकार का होता है। तो ये इसमें तो आपको बस डिफाइन करने के लिए बोला है, तो आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए और इसी चीज़ को लिख के आ जाना और एक ये डायग्राम बना देना, तो 2 नंबर आपके पक्के हैं, गारंटेड है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच कह रहा है कि 11P8 आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसके लिए आपको NPR का फॉर्मूला पता होना चाहिए। NPR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन में n-r का फैक्टोरियल। तो n की जगह तो 11 हो गया, n की जगह 11 और r की जगह हो गया 8। अब इसको सॉल्व करते हैं 11P8 को, तो फॉर्मूला लगेगा 11 का फैक्टोरियल यानी कि n का फैक्टोरियल, इधर से देखते जाइए, और 11 - 8 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया आपके पास 11 फैक्टोरियल अपॉन में ये हो जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल। अब देखिए 11 को कहाँ तक ओपन करेंगे, 11 को वहाँ तक ओपन करेंगे जहाँ तक ये नीचे वाली वैल्यू आ रखी है, यानी कि 11 को ओपन करेंगे 3 तक। 11 यानी कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और 3, यानी कि 1 तक ओपन होता है अगर फैक्टोरियल ना लगे तो। अब फैक्टोरियल हमें नीचे दे रखा है तो इसलिए हमने बस 3 तक ओपन करा और बाकी चीज़ों को क्या कर देंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे मल्टीप्लाई तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 11 को 10 से, फिर 9 से, फिर 8 से, 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6652,800। तो इस तरीके से कोई वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बस फॉर्मूला याद रखिए।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है यूनिट 1 का, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर ऑल सेट ए बी सी प्रूव दैट ए माइनस बी इंटरसेक्ट सी माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्ट सी माइनस बी। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, ये डायग्राम से ही होगा, इसलिए मैंने पहले ही बना के रख रखा है डायग्राम। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है ए माइनस बी इंटरसेक्ट सी माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्ट सी माइनस बी। अब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। ये मान के चलिए हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है। ऐसे ही यहाँ पर भी ए बी और सी, ये दो अलग अलग कर रहे हैं, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें, ठीक है। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब है ए का पूरा एरिया, उसमें से बी वाला हिस्सा नहीं आना चाहिए। तो ए का पूरा एरिया जिसमें बी का हिस्सा ना आए, देखिए ये वाला हिस्सा, इसमें क्या है, वो हिस्सा लेना है जिसमें आपका बी ना आए, ठीक है ना। तो देखो बी का पूरा पार्ट हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। फिर क्या कह रहा है, सी माइनस बी, तो सी और बी, सी में से बी को माइनस करना है, तो सी ये पूरा है, इसमें बी को हटा देना है, तो बी को हटा देना है। तो पेन चेंज कर लेते हैं हम, ये अब सी का पूरा हिस्सा, बट उसमें क्या नहीं आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए। चलो ये ठीक है, बी नहीं आएगा। अब कह रहा है कि दोनों का इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट मतलब दोनों में कॉमन देखना है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, सीधा सीधा पता चल रहा है। अब दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, दोनों में कॉमन आ गया ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये कॉमन एरिया हो गया, ठीक। अब इसी प्रकार से आपको इसका भी डायग्राम बनाना है। ए इंटरसेक्ट सी करना है, तो ए और सी का इंटरसेक्ट देखना है। तो ए और सी का इंटरसेक्ट मतलब ए और सी का कॉमन। तो ए और सी में कॉमन क्या है, तो ए और सी में कॉमन आ रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। उसमें से माइनस कर देना है बी वाला हिस्सा। तो बी वाला हिस्सा कौन सा है, तो बी वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा ये वाला हिस्सा, है ना। ये वाला हिस्सा ही तो बी का है, थोड़ा बहुत, है ना। तो इसमें ये वाला हिस्सा हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बचा कौन सा हिस्सा हमारे पास, तो जो एरिया हमारे पास बचा है वो हो जाएगा हमारा यही, है ना, ये पूरा एरिया हो जाएगा। तो देखो दोनों का डायग्राम सेम बन गया कि नहीं बन गया। डायग्राम नहीं मतलब ये जो शेडेड रीजन है, मैंने जो नीला करा है, ये वाला एरिया दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इसमें ये डिफाइन कर देना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी, सेकंड का बी। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 200 इंडिविजुअल विद अ स्किन डिसऑर्डर। तो हमारे पास 200 लोग हैं जिनको क्या हो रखा है, स्किन डिसऑर्डर हो रखा है। 200 टोटल हो गए हैं ना। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हैं 200। देखिए सेट्स के अंदर टोटल को हम यूनियन भी पढ़ते थे, है ना। यूनियन दे रखा है हमें 200। अब बोल रहा है कि 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1। तो कुछ C1 से एक्सपोज हुए हैं, मतलब C1 की वजह से उनको प्रॉब्लम हुई है। 50 टू C2, कुछ केमिकल 2 की वजह से 50, ठीक है। अब कह रहा है कि 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2। बोथ जब भी वर्ड आ जाए तो आप ध्यान रखना, ये आपको दे रखा है इंटरसेक्ट। तो C1 इंटरसेक्ट C2 दे रखा है आपको कितना, 30, ठीक। अब आगे कह रहा है एंड फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू। अब ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहला क्या कह दिया कि केमिकल 1 बट नॉट C। अब देखिए इसने क्या कहा है कि C1 बट नॉट C2, इस तरीके से कहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2, C1 माइनस C2। इसको इस तरीके से लिखते हैं कि C1 बट नॉट C2 का मतलब है C1 माइनस C2। अब C1 माइनस C2 का मतलब क्या होता है, C1 माइनस C2 का मतलब होता है C1 माइनस C1 इंटरसेक्ट C2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए C1 क्या था, C1 था हमारे पास 120, है ना। C1 क्या था, 120। तो इसकी जगह आ जाएगा
120 और इन दोनों का इंटरसेक्ट क्या था हमारे पास, इंटरसेक्ट था 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90। तो इसका तो आंसर आ गया सीधा सीधा, है ना। सेकंड कह रहा है C2 बट नॉट C1, तो वही कंसेप्ट है C2 बट नॉट C1, इसका मतलब क्या हो गया C2 माइनस C1, फॉर्मूला हो जाएगा C2 माइनस, अब देखो C1 और C2 का इंटरसेक्ट कहो या C2 C1 का इंटरसेक्ट करो, बात तो एक ही है ना, दोनों को कॉमन ही तो देख रहे हैं हम, ठीक है। अब C2 क्या है हमारे पास, C2 की वैल्यू थी हमारे पास 50, C2 की वैल्यू थी 50 और इसकी वैल्यू थी 30, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20, सिंपल। अगला थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि C1 और C2, और बोल दिया ना, और का मतलब होता है यूनियन, C1 और C2, तो देखिए अब यहाँ पर आपको यूनियन निकालने के लिए बोल रखा है ना, तो इसका मतलब ये जो 200 है ये आपका यूनियन नहीं है, ये टोटल होगा, है ना। अब आपको क्या करना है, यूनियन निकालना होगा, तो यूनियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, यूनियन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्ट C2। अब C1 क्या था हमारे पास 120 और ये क्या था C2 क्या था हमारे पास 50 और ये इंटरसेक्ट था हमारे पास 30, तो 120 और प्लस का 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 140, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है, इसमें कोई ज़्यादा टफ कंसेप्ट नहीं है। अब देखिए इस वीडियो में हमने जितने क्वेश्चन करे हैं इन्हें आप सही से समझिए, और इसके आगे के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 से हम आपको अगली वीडियो में करवाएंगे, ठीक है।